नमस्कार प्रणाम, एक बार फिर से स्वागत है सभी का अधिवक्ता महोदय में। इस समय हम लोग लगातार बात कर रहे हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में हो रही पीजी प्रवेश परीक्षाओं को लेकर के। एलएलबी 3 इयर्स कोर्स की बात हमने लगातार करी है और एलएलएम की बात करी है। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलएलएम में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की हम लोगों ने बात कर ली है, आईपीसी की बात कर ली है, लॉ क्राइम्स की, और जो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण आपके लिए पोर्शन है इंटरनेशनल लॉ का, उसके बारे में आज हम लोग अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं। उन सारे प्रश्नों के विषय में बात करने वाले हैं जो पुराने समय में लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एलएलएम प्रवेश परीक्षा में पूछे गए थे और जिन प्रश्नों के पूछे जाने की बड़ी संभावना भी रहती है, तो उन प्रश्नों की बात कर लेते हैं। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का जो आपका पोर्शन है उसमें जो सवाल पूछे गए हैं, कुछ कंसेप्ट से पूछे गए हैं और कुछ कंसेप्ट के बाद केस लॉज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो कुछ केस लॉज हैं जो लगातार ऑप्शंस में रहे हैं। ऑप्शंस में रहने का मतलब है कि जो प्रश्नों के विकल्प के तौर पर रहे हैं और उन विकल्प के आधार पर, उन केस लॉज के आधार पर सवाल फिर से बन जाने की उम्मीद है। तो पहले उन केस लॉज की बात कर लें। जैसे जो केस लॉज खूब पूछे गए हैं वो टेम्पल ऑफ ब्रीच बिहार केस है, राइट ऑफ पैसेज केस है, द रिपार्टीशन केस है, अरब मॉनेटरी फंड वर्सेस हासिम का केस है, जेम्स बकनैन एंड कंपनी वर्सेस बैपको फॉरवर्डिंग एंड शिपिंग कंपनी का केस है, ट्रेंडिक्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन वर्सेस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का केस है, और अमको फाइनेंस केस है, आइसलैंड ऑफ पामास केस है, और पासिस थ्रू द ग्रेट बेल्ट केस है। ये वो सारे केस हैं, ये वो सारे केस हैं जो लगातार आपके पेपर में पुराने वर्षों में किन्हीं प्रश्नों के विकल्प के तौर पर रहे हैं। तो यदि आप इन प्रश्नों को, इन सारे केस लॉज को पढ़ करके आते हैं, ये कहाँ पे किस पॉइंट पर है वो अलग की बात है, लेकिन इन प्रश्नों को, इन प्रश्नों के विकल्प के तौर पर केस लॉज को पूछा जा सकता है। तो अब हम कुछ सवालों की अगर बात कर लें, जो प्रश्नों की बात कर लें, जैसे सवाल कुछ कोर्ट को लेकर के सवाल आए थे। जो आप इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन पढ़ते हैं, ओपेनहाइम ने क्या कहा, श्वार्ज़ेनबर्गर ने क्या कहा, ऑस्टिन ने क्या कहा, बेंथम ने क्या कहा, तो उन सारे कोर्ट्स को लेकर के बहुत सवाल पूछे गए हैं। जैसे सवाल आया था कि द फादर ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ किसको कहा जाता है, ह्यूगो ग्रोसियस। सवाल आया था इंटरनेशनल लॉज, और इंटरनेशनल लॉज लिख करके आपको 3-4 बातें पूछी जाएंगी और वो ज़रूर किसी फिलोसोफर की डेफिनेशन होगी, उसमें से कोई एक बात जो उसने नहीं कही है वो दी होगी। तो आप डेफिनेशन को कायदे से पढ़ करके आइए। हु सेड दैट इंटरनेशनल लॉ इज द वैनिसिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, किसने कहा इंटरनेशनल लॉ जो है वैनिसिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है, और जो आपका सही जवाब था वो था हॉलैंड। सवाल था कि हु अमंग द फॉलोइंग डाउटेड द लीगल कैरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, और जो आपका सही जवाब था वो था हॉलैंड। सवाल था कि द एक्सप्रेशन इंटरनेशनल लॉ हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय, और आपका जो सही आंसर था वो था बेंथम। सवाल आपका यह है कि हु हैज़ डिस्क्राइब्ड इंटरनेशनल लॉ एज पॉजिटिव मॉरलिटी, तो आपकी जो आपका पास आपका सही जवाब था वो था ऑस्टिन। सवाल था कि नॉर्म्स ऑफ जस्ट कॉगन्स हैज़, और इसका जो आपका सही जवाब था वो था प्री एम्प्टी नॉर्म्स ऑफ जनरल इंटरनेशनल लॉ फ्रॉम विच नो डेरिवेशन इज परमिटेड। सवाल था एक्स एक्वा एक्ट बेनो, इसका मतलब क्या है और किस चीज़ से संबंधित है, और ये सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ से संबंधित सवाल आपका है। तो ये आर्टिकल 38 को जरूर पढ़ के आइएगा, यूएन चार्टर में आर्टिकल 38 को। और जब मैं इंटरनेशनल लॉ की बात कर रहा हूँ तो ये इंटरनेशनल लॉ में डेफिनीशन और इंटरनेशनल लॉ के रिकॉग्निशन सक्सेशन जैसे जो चैप्टर्स हैं, पोर्सन है, उसके अलावा आपके लिए यूएन चार्टर बहुत महत्वपूर्ण है। और जब आप यूएन चार्टर को पढ़िए तो ध्यान रखिए कि आप एक से लेकर के आगे जितने आर्टिकल्स तक याद करके आ सकते हैं, मतलब मैं कह रहा हूँ जितने आर्टिकल भी आप याद करके आ सकते हैं, बिल्कुल सीधे सीधे सवाल वहाँ से पूछे गए हैं कि यूएन चार्टर में आर्टिकल 3 में क्या चीज़ है, या आपसे कोई कंसेप्ट पूछ करके पूछा जाएगा कि नीचे किस आर्टिकल में है। डुअलिज्म को लेकर के सवाल आया है कि डुअलिज्म डिनोट्स द इंटरनेशनल लॉ एंड स्टेट लॉ, और जो आपका सही जवाब है वो रिप्रेजेंट टू एंटायरली डिस्टिंक्ट लीगल सिस्टम। सवाल है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्राइन्स इज रिलेटेड टू द रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स, तो जो आपका सही ऑप्शन था वो था टोबर डॉक्ट्राइन, टोबर। सवाल आपका है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्राइन्स इज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट रिकॉग्निशन, और मॉनरो डॉक्ट्राइन, कैल्वो डॉक्ट्राइन, स्ट्रेडा डॉक्ट्राइन और ड्रैगो डॉक्ट्राइन है, और आपका जो सही जवाब है वो है स्ट्रेडा डॉक्ट्राइन। तो ये रिकॉग्निशन वाला पोर्शन है। और कुछ सवाल आपके सक्सेशन से भी आए। द एडमिशन ऑफ अ न्यू पॉलिटिकल एंटाइटी इनटू यूनाइटेड नेशंस कैन बी टर्म्ड एज, और जो सही जवाब है वो है कलेक्टिव रिकॉग्निशन। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं। सक्सेशन ऑफ गवर्नमेंट मीन्स चेंज ऑफ, और जब का सही जवाब है वो है इंटरनल सॉवरेनिटी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल और रिवॉल्यूशनरी प्रोसेसेस। और सवाल आपका आया है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्योरी ऑफ स्टेट सक्सेशन। अब जैसे इसमें आपके पास 4 थ्योरीज हैं, यूनिवर्सल सक्सेशन थ्योरी,
कंटिन्यूटी थ्योरी, निगेटिव थ्योरी और कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी। तो जो सही जवाब है आपका कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी है। लेकिन केवल आपको बस एक जवाब पढ़ करके नहीं आना है। आप अगर पढ़ रहे हो तो यूनिवर्सल सक्सेशन थ्योरी, कंटिन्यूटी, निगेटिव और कॉन्स्टिट्यूटिव, इन चारों थ्योरीज के बारे में पढ़ करके आइए कि यदि इनसे मिलता जुलता ऐसा सवाल रिपीट होने की उम्मीद अगर हो, संभावना बने, तो आप किसी भी प्रकार से उस सवाल को मिस ना करिए। सवाल है यूनाइटेड नेशन को लेकर के, और यूनाइटेड नेशन में आपको आर्टिकल वाइज थोड़ी सी चीज़ें पता होनी चाहिए कि कहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में कहाँ पे है, महासचिव का चुनाव, जनरल सेक्रेटरी का चुनाव कहाँ पे है, और जो पर्पजेज हैं आर्टिकल 1 में जो है वो कहाँ पे है। चाइल्ड ऑफ वॉर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफन टर्म्ड एज अ चाइल्ड ऑफ वॉर, और जो सही जवाब है आपका वो है लीग ऑफ नेशन। यूनाइटेड नेशन जो टर्म था उसको सजेस्ट किसने किया था, और जो आपका सही जवाब था वो था रूजवेल्ट। सवाल है कि पर्पज ऑफ यूनाइटेड नेशन इज वर्ल्ड पीस, इट वॉज ऑब्जर्व बाय whom, और जब का सही जवाब है वो है किल्सन। सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स के ऑर्गन कौन हैं और कौन नहीं है, इसको क्लियर याद करके आइए। जैसे इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप काउंसिल और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनाइटेड नेशन का ऑर्गन नहीं है, ऐसा सवाल है। तो प्रिंसिपल ऑर्गन जो है यूनाइटेड नेशन के वो कहाँ पे, उनके नाम कहाँ पे मेंशन है, तो आपका जो आर्टिकल 7 है, आर्टिकल 7 में वो जवाब आपका सही जवाब है, वहाँ पे चीज़ मेंशन है। सवाल है कि द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन इज अपॉइंटेड बाय, किसके द्वारा अपॉइंटमेंट होता है, और जो आपका सही जवाब है वो है किसके द्वारा, जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। फिर जनरल असेंबली से कुछ सवाल है कि पहला सेशन यूएनओ जनरल असेंबली का कब हुआ था। लिटिल असेंबली इज द बॉडी क्रिएटेड बाय जनरल असेंबली, और यूनाइटिंग फॉर पीस रिजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द फॉलोइंग, और आपका जो सही जवाब है वो है द जनरल असेंबली। द एडमिशन ऑफ अ न्यू पॉलिटिकल एंटाइटी इनटू यूनाइटेड नेशंस कैन बी टर्म्ड एज, और आपका जो सही जवाब है वो है कलेक्टिव रिकॉग्निशन। सवाल है कि हु कैन एक्सपेल अ स्टेट फ्रॉम मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, कौन यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप से किसी को एक्सपेल कर सकता है, निष्कासित कर सकता है। जो सही जवाब है वो है द जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। तो इस प्रकार के सवाल आए हैं, और सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर के भी सवाल आए हैं। जैसे सवाल है आर्टिकल 23, 25, 27, 29 को लेकर के सवाल है, 41, 2 क्लॉज 4 को लेकर के सवाल है, 24, 42 को लेकर के सवाल है। सवाल है कि हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएनओ, और आपका जो सही जवाब है वो है 15। सवाल है कि द प्रोविजन रिलेटिंग टू कंपोजिशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल इज मेड इन विच आर्टिकल ऑफ यूएन चार्टर, और जब का सही जवाब है वो आर्टिकल 23। सवाल है कि विच आर्टिकल ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर रिकॉग्नाइजेज द राइट ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस टू इट्स मेंबर्स, और आपका जो सही जवाब है वो है आर्टिकल 51। तो जैसे मैं बार बार इस पर जोर दे रहा हूँ कि जो भी ऑप्शंस आए हैं, क्योंकि जब भी सवाल रिपीट होता है, जैसे एक बार आपसे पूछा गया, एक एग्जांपल लीजिए कि एक बार आपसे पूछा गया कि राइट टू इक्वलिटी कहाँ पे दिया हुआ है, और आपके पास ऑप्शंस थे आर्टिकल 14, 15, 16, 17। लेकिन अगली बार आपको वही, अगर आप वहाँ पे उन सारे ऑप्शंस को हल्के में ना लें, आप 14, 15, 16, 17 को दोबारा से पढ़ करके जाएं, तो हो सकता है अगली बार आपको 17 पे, 16 पे या 15 पे सवाल मिल जाए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आर्टिकल 23, 25, 27, 29, 41, 24, 42 ये सब टिक कर लीजिए, ये सब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सवाल है कि द डिसीजन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑन प्रोसीजरल मैटर्स आर मेड बाय, जो सही जवाब है वो है एन अफर्मेटिव वोट ऑफ 9 मेंबर्स। उसके बाद सवाल आपका इकोनॉमिक सोशल काउंसिल एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल पे है, और द इकोनॉमिक एंड सोशल ट्रस्टीशिप काउंसिल के बारे में जो सवाल है वो है कि ओरिजिनली द नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल वाज, और जब का सही जवाब है वो है 18। सवाल है इन विच सिटी इज द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल इज बेस्ड, और आपका जो सही जवाब है जिनेवा। जितने भी हेडक्वार्टर्स वगैरह हैं उनको भी आप याद रखिएगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को लेकर के अगर उसमें कोई इंडियन अपॉइंटमेंट हाल में हुआ है तो उसको याद रखिएगा, या कोई उसमें बड़ा अगर बदलाव हुआ है किसी का टेनोर वगैरह तो उसको थोड़ा सा याद रखिएगा। जैसे सवाल है कि द कोरम ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसका कोरम जो गणपूर्ति होती है कितने पे होती है, तो 9 जजेस के उस पर होती है, जो हेडक्वार्टर बहुत सामान्य सा सवाल है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है, और जो आपका सही जवाब है वो है हेग। सवाल है कि द जजेस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ, कितने समय का इनका कार्यकाल होता है, और जो आपका सही जवाब है वो है 9 ईयर्स। सवाल है कि द फर्स्ट इंडियन अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वाज, और आपका जो सही जवाब है वो जस्टिस नागेंद्र सिंह। सवाल है कि नॉमिनेशंस ऑफ द पर्सन्स फॉर इलेक्शन एज मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज डन बाय, आपका जो सही जवाब है वो है द नेशनल ग्रुप्स इन द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। सवाल है कि द डिसीजन ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज साइंड बाय होम, और आप उसका सही जवाब है कि द प्रेसिडेंट और द रजिस्ट्रार। सवाल है हु कैन बी पार्टीज इन केसेस बिफोर द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और जो आपका सही जवाब है वो है स्टेट्स। स्टेट्स का मतलब जिसे हम देश समझते हैं, कंट्री समझते हैं।
तो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को लेकर के सवाल हैं। सवाल है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन आर्टिकल 13 ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आपके पास ऑप्शन थे जुडिशियल डिसीजन, डिसीजन ऑफ आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, ज्यूरिस्टिक वर्क्स, इंटरनेशनल ट्रीटीज, और आपका जो सही जवाब है वो है डिसीजन ऑफ आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। सवाल 38 को लेकर के खूब पूछा गया है। उसके बाद है कि एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसके आपका जो सही ऑप्शन है वो है लैक्स द बाइंडिंग फोर्स ऑफ अ जजमेंट। सवाल है कि इन द इवेंट ऑफ अ डिस्प्यूट एज टू वेदर द इंटरनेशनल कोर्ट हैज जुरिसडिक्शन और नॉट, द मैटर शैल बी सेटल्ड बाय। किसी मसले पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो जुरिसडिक्शन था, क्षेत्राधिकार था या नहीं, इस मैटर को कौन सेटल करेगा? जो सही जवाब है वो है डिसीजन ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सवाल है द ऑप्शन क्लॉज इन पैरा 2 ऑफ आर्टिकल 36 ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज रिलेटेड टू व्हिच, और आपका जो सही जवाब है वो है कंपलसरी जुरिसडिक्शन। इस प्रकार के सवाल आए हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनेशनल अफेयर को लेकर के सवाल हैं, जैसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ IHRC वॉज मेड ऑन, और आपकी जो सही डेट है वो 10 दिसंबर 1948। UN चार्टर के बारे में, ह्यूमन राइट डे के बारे में सवाल है, और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कितने लोगों को कंसिस्ट करती है उसका सवाल है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कब फोर्स में आई, जिसका सही जवाब है 1 जुलाई 2002, ये सवाल है। इंटरनेशनल कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है, और द हेग, ये मैं दोबारा बता रहा हूँ। और मोस्ट ऑफ द राइट्स ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन, और आपका जो सही जवाब है वो है पार्ट 3 एंड पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सवाल है कि व्हेन वाज द रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट मेड, तो आपका जो सही जवाब है वो है इन जून 1992। इससे एक चीज़ और याद है, जैसे स्टॉकहोम डिक्लेरेशन है, रियो डी जेनेरियो डिक्लेरेशन है, जो बड़े बड़े या कोई हाल में बहुत बड़ी एक कोई मीटिंग हुई हो, सार्क की मीटिंग हुई हो, G20 देशों की मीटिंग हुई हो, या G5 देशों की बैठक हुई हो, तो ऐसे बैठक में यदि कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण निकला है, कुछ उस पर बड़ा फैसला हुआ है जिसमें भारत भी अंग रहा है, भारत भी हिस्सा रहा है, या वैश्विक स्तर पर कोई बड़ा परिवर्तन आया है, कोई बड़ा बदलाव आया है, तो वो सभी बैठकें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसको चाहे आप इंटरनेशनल लॉ का या इंटरनेशनल अफेयर का पोर्शन मानिए, या उसको करंट अफेयर्स का पोर्शन मानिए, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। सवाल है कि द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इज सिचुएटेड इन, और जब आपका सही जवाब है वो है बर्न, स्विट्जरलैंड की राजधानी। सवाल है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट, और जब आपका सही जवाब है वो है राइट टू डेवलपमेंट। सवाल है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस डील्स विद रिफ्यूजीज, यूनेस्को, UNHCR, SWAPO, EEC, और आपका जो सही जवाब है वो है UNHCR। सवाल है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट द मेंबर ऑफ सार्क, कौन सार्क देशों का सार्क देश समूह का मेंबर नहीं है। तो आप याद रखिए कि सार्क में कौन कौन लोग शामिल हैं, ताकि आपको नीचे दिए हुए ऑप्शंस में कुछ कंफ्यूजन ना हो। लॉ डे किस दिन मनाया जाता है? 26 नवंबर को। सवाल है कि मनीला डिक्लेरेशन 2012 इज डिक्लेयर्ड टू, रिलेटेड टू, और जब का सही जवाब है वो है मरीन कोस्ट प्रोटेक्शन। तो इस प्रकार के सवाल हैं। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल कहाँ पे है, बेस्ड कहाँ पे है? सही जवाब आपका जिनेवा है। और वर्ल्ड रिफ्यूजी डे को लेकर के एक बार सवाल आया है, 20 जून को मनाया गया था। सवाल आया है द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, इंडिया का जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है कब एस्टैब्लिश किया गया? जो सही जवाब है वो 27 सितंबर 1993। सवाल है कि 43rd मेंबर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया ग्रुप कौन हुआ था, और जो उसका सही जवाब था वो था इंडिया। उसके बाद कुछ एक सवाल ऐसे हैं जो मुझे आप ही लोगों में से कुछ लोगों ने दिए थे जो पुराने समय के थे, जैसे इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स आर सेटल्ड बाय होम, सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ को लेकर के सवाल हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के इस्टेब्लिशमेंट की डेट को लेकर के सवाल हैं, और सवाल हैं स्ट्रेडा डॉक्ट्रिन को लेकर के, और असर्शन और रीजन वाले सवाल हैं। जैसे वो सब इंटरनेशनल लॉ की जो डेफिनेशन आप पढ़ेंगे तो वहाँ से, जैसे एक सवाल है कि इंटरनेशनल कस्टम्स कंटिन्यू टू बी अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ये असर्शन है। रीज़न है कि इट डेवलप्स स्लोली बट स्पॉन्टेनियसली एंड मिरर्स द मीन ऑफ कंटेम्पोरेरी इंटरनेशनल सोसाइटी। तो ऐसे करके आपको मान लीजिए कीटो की, किन्सन की, या किसी की भी एक कोई डेफिनेशन दे दी जाएगी, उसी डेफिनेशन के पोर्शंस को तोड़ करके या उसी डेफिनेशन के से निकाल के रीज़न और असर्शन बना करके आपसे पूछा जाएगा। तो जब भी डेफिनेशन आप पढ़ रहे हो तो बहुत कायदे से पढ़िएगा, डेफिनेशन को लेकर के एक दो सवाल आपको जरूर मिलेंगे। और मोनिज्म एंड डुअलिज्म किसकी थ्योरी थी? थ्रू रिकॉग्निशन अ पॉलिटिकल कम्युनिटी एक्वायर्स इंटरनेशनल पर्सनालिटी को लेकर के भी सवाल आए हैं, तो अगर आप पर्सनालिटी वाला कंसेप्ट उसको पढ़ करके आइए। उसके बाद आर्टिकल 22 ऑफ UDHR को लेकर के सवाल आए हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज़ कहाँ, वो आर्टिकल 22 हमारे यहाँ पे किससे रेस्पॉन्ड करता है, और जो आपका सही जवाब था वो था आर्टिकल 29 क्लॉज 1। सवाल यूनाइटेड नेशन के पर्पस को लेकर के आया है कि पर्पस क्या है, और बहुत सामान्य से पर्पज आपको मिलेंगे, लेकिन उसमें से कोई एक पर्पज ऐसा होगा जो UN का पर्पज ना होकर के लीग ऑफ नेशन का पर्पज हुआ करता था। और
कुछ केसेस और हैं, जैसे ईस्ट तिमूर केस है, उसको पढ़ करके आइएगा। नमीबिया केस है, साउथ वेस्ट अफ्रीका केस है, तो इन सारे केसेस को पढ़ करके आइएगा। सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर नॉट करेक्टली मैच्ड। जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेसी, उसके आगे टोबार लिखा हुआ है, डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन रिकॉग्निशन स्टिम्सन, डॉक्ट्रिन ऑफ ऑटोमेटिक रिकॉग्निशन स्ट्रेडा, डॉक्ट्रिन ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल निक्सन, और जो आपका जो मैच नहीं करता डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेसी टोबार। तो ये जितने डॉक्ट्राइन हैं, डॉक्ट्राइन को पढ़ करके आइए और इनके साथ में जो इनके ऑप्शंस हैं उनको पढ़ करके आइए, ताकि आपको स्पष्ट रहे। अगर ऐसे आपको सवाल आए रिपीट होने की स्थिति में आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। सवाल आए हैं कि असाइलम केस भी आपके लिए ज़रूरी है। और ये जितने भी केस मैं बता रहा हूँ, केस किसी न किसी सवाल के विकल्प के तौर पे रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है वो सवाल वहाँ पे उससे रिपीट कर जाए, तो इसलिए उन केस लॉज के बाद पढ़ करके जरूर आइए। उसके बाद अगर देखें तो जो सवाल आया है, इंडिकेट द करेक्ट ऑर्डर इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन अपीयर्ड, ये थोड़ा सा कठिन सवाल है। आपसे केस लॉज पूछे गए हैं और पूछा गया है कि इनको उनके निर्णित होने के क्रम में उसको लगाइए। और नेमीबिया केस है, नाउलिया केस है, नाउरू वर्सेस ऑस्ट्रेलिया केस है, और निकारागुआ वर्सेस होंडुरास केस है। डिफैक्टो रिकॉग्निशन, डिजूरे रिकॉग्निशन के बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को लेकर के सवाल आया है कि वॉज फाउंडेड बाय, और जब का सही जवाब है वो है हेनरी डुनेंट। सवाल है कि द एरा ऑफ लॉ मेकिंग ट्रीटीज बिगिन विद ट्रीटी ऑफ वियना, ट्रीटी ऑफ वर्साइल, केलॉग ब्रियड एक्ट और ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया। और जब का सही जवाब था, सही जवाब का आपका जो था वो था ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना के समय से ये ट्रीटीज़ का आना शुरू हुआ। उसके बाद सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिंसिपल ऑर्गन को लेकर के सवाल रिपीट हुए हैं। तो ऑर्गन्स को लेकर के बिल्कुल स्पष्ट रहेगा कि कौन सा ऑर्गन है, कौन सा ऑर्गन नहीं माना जाता है। सवाल है कि इंडिया इज़ नॉट अ पार्टी टू। अब जैसे इसके पास ऑप्शंस हैं कि इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स 1966, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966, ऑप्शनल प्रोटोकॉल टू इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966, और कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन 1979। और जो आपका सही जवाब है वो है ऑप्शन प्रोटोकॉल ऑन इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966। लेकिन जो चारों ऑप्शन है, आप इन चारों ऑप्शंस के बारे में जरूर थोड़ा थोड़ा पढ़ करके आइए। दोबारा अगर सवाल आए तो आप बिल्कुल स्पष्ट रहिए, क्लियर रहिए। उसके बाद जो सवाल आया है आपके LLM के एग्ज़ाम के उसमें पुराने समय में सवाल आया है कि ह्यूमन राइट कमीशन हैज़ बीन डिस्कार्डेड इन 2006 एंड इट्स सक्सेसर इज़। कौन इसका सक्सेसर है? ह्यूमन राइट्स कमेटी, ह्यूमन राइट काउंसिल, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस या एमनेस्टी इंटरनेशनल। और आपका जो सही जवाब है वो है ह्यूमन राइट्स काउंसिल। सवाल आपका आया है बाउंड्री डिलिमिटेशन ट्रीटीज आर बाइंडिंग इवन ऑन नॉन पार्टी स्टेट्स बिकॉज दे आर वैलिड एर्गो ओमन्स द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेल्ड सो इन। ये किस केस में धारित किया गया, निर्णित किया गया? और जो सही जवाब आपका है वो है द केस कंसर्निंग कैसिकिली एंड सेड्यूडो आइसलैंड। जो उसका केस का नाम है बोत्सवाना वर्सेस नेमीबिया। अब जैसे बोत्सवाना वर्सेस नेमीबिया वाले इस केस में इस सवाल में कुछ और ऑप्शन है, जैसे है द एंग्लो नॉर्वेजियन फिशरीज केस, आप इसको भी पढ़ करके आइएगा। द असाइलम केस मैंने पहले बताया है, और एक हंगरी वर्सेस स्लोवाकिया। इन सारे मुझे लग रहा है ये कुछ ज़्यादा केस लॉज होते जा रहे हैं, लेकिन इन केस लॉज में से अगर आपको पहले से कुछ चीज़ें याद हैं, आपने पहले से पढ़ रखी हैं तो बहुत अच्छा है। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो कुछ केस जैसे आइसलैंड ऑफ पामास वाला केस को पूछा गया, तो एक बार प्रयास करिएगा, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ एक ऐसा पोर्शन है जो मुझे लगता है LLM के पुराने छात्रों से बात करके मुझे लगता है कि LLM का जो पेपर होता है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ करके खूब आते हैं, लॉ ऑफ क्राइम्स पढ़ करके खूब आते हैं, लेकिन जैसे इंटरनेशनल लॉ का जो पोर्शन है, जूरिस्प्रूडेंस का पोर्शन है, इसमें भी जो केस लॉज का पोर्शन है, जो UN चार्टर पढ़ करके लोग आते हैं वो अच्छी खासी लीड लेते हैं, अच्छी खासी मार्जिन लेते हैं। तो इंटरेस्ट को बीट करने के लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ करके आना, लॉ ऑफ क्राइम्स पढ़ करके आना, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ करके आना पर्याप्त है, लेकिन रैंक अच्छी लाने के लिए आपको जूरिस्प्रूडेंस का और इंटरनेशनल लॉ का अच्छा खासा ज्ञान होना जरूरी है। क्योंकि अभी तक जितना भी पुराना पेपर आया है तो जितना पोर्शन कॉन्स्टिट्यूशन और जूरिस्प्रूडेंस का रहता है उतना तो खैर इंटरनेशनल लॉ का नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल लॉ के जो 10 सवाल होते हैं, 10-12 सवाल होते हैं, वो 10-12 सवाल बहुत मायने वाले होते हैं, 10-12 सवाल आप छोड़ नहीं सकते। इसलिए इन केस लॉज को भी पढ़िए, और जितने भी कंसेप्ट आपने पढ़े हैं, जाहिर सी बात है आप LLB करके आ रहे हैं तो आपने अपने समय में पब्लिक इंटरनेशनल लॉ पढ़ा होगा, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ पढ़ा होगा, सवाल वहीं से घूम फिर के आने हैं। SK कपूर पढ़ी होगी, HO अग्रवाल पढ़ा होगा, या आपने उससे भी कोई बेहतर किताब या कुछ और चीज़ें पढ़ी होंगी, साहित्य पढ़ करके आ रहे होंगे, तो आपका बेहतर जाएगा पेपर।
बस थोड़ा सा प्रयास ये करिए कि केस लॉस पे थोड़ा सा आप फोकस करके आइएगा और यूएन चार्टर को खूब कायदे से पढ़ करके आइएगा। कुछ एक सवाल और है, जैसे हु स्टेटेड दैट इंटरनेशनल लॉ इज़ नॉट ट्रू लॉ बट पॉजिटिव इंटरनेशनल मॉरलिटी ऑनली। तो ये पॉजिटिव इंटरनेशनल मॉरलिटी वाला सवाल जो है ये 2-3 बार पूछा जा चुका है। सवाल है कि यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स हैज़ बीन डिस्कार्डेड एंड रिप्लेस्ड बाय, किसके द्वारा ये डिस्कार्ड किया गया है, और ह्यूमन राइट काउंसिल के द्वारा। ये सवाल भी दोबारा से है। और विच परमानेंट मेंबर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का कौन नहीं है, तो आप याद करके आइए कि कौन कौन से जो यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर, परमानेंट मेंबर कौन कौन हैं। और उसके बाद जो सवाल है कुछ एक आपके बचे हुए हैं, नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स यूनाइटेड नेशंस आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ, जो नॉन परमानेंट मेंबर है वो कितने समय के लिए चुने जाते हैं, और आपका जो सही जवाब है वो है 2 ईयर्स। सवाल है कि अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन कैन बी सस्पेंडेड फ्रॉम द एक्सरसाइज ऑफ राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ मेंबरशिप बाय द, किसके द्वारा सस्पेंड किया सकते हैं, और जो सही जवाब है जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। सवाल आया है कि which of the following jurists regarded the controversy whether international law is a law or dispute about word and not things, और आपका जो सही जवाब है वो है लॉरेंस। जैसे देखिए एक सवाल आया है, सस्पेंशन ऑफ मेंबर्स, वीटो पावर, अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी जनरल और ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रस्टीशिप सिस्टम, और आपके जो ऑप्शन हैं वो आर्टिकल 5, 6, आर्टिकल 27, आर्टिकल 76, आर्टिकल 97। तो एक बहुत यक्ष प्रश्न होता है कि पूरा का पूरा यूएन चार्टर पढ़ करके आना है या उसमें से कुछ एक आर्टिकल पढ़ सकते हैं। तो जितनी जो भी आर्टिकल मैं बता रहा हूँ, जो भी आर्टिकल आपको लगता हो कि ये ज़रूरी है, पुराने पेपर आपने कहीं से देखे हों या अपनी पढ़ाई के समय आपको लगा हो कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो उन सारे आर्टिकल्स को जो मैं बता रहा हूँ उसको भी टिक कर लीजिएगा और उन आर्टिकल्स को एक बार देख करके आइएगा ताकि वहाँ पे आपको समस्या ना हो। फेरम प्रोरोगेटम का डॉक्ट्राइन जो है वो भी पूछा गया है एक बार कि इसका मतलब क्या होता है। क्वीन वर्सेस कीन का केस आया है और एसएस लोटस केस पूछा गया है। कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी को लेकर के सवाल आया है और इंटरनेशनल कोर्ट के एडवाइजरी जुरिसडिक्शन को लेकर के भी सवाल आया है। तो मुझे लगता है कि ये इतनी चीज़ें काफ़ी होंगी आपके लिए, क्योंकि और जो सवाल हैं ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे रिपीट हुए हैं। एक कोट आया है कि इंटरनेशनल लॉ में बी डिफाइंड इन ब्रॉड टर्म्स एज द बॉडी ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स एंड स्पेसिफिक रूल्स विच आर बाइंडिंग अपॉन द मेंबर्स ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी इन देयर म्यूचुअल रिलेशंस। ये किसके द्वारा कही गई बात है, और जो इसका सही जवाब है वो है चार्ल्स जी फेनविक। तो कुछ एक बार ये भी सवाल पूछा गया है कि इंटरनेशनल लॉ की सबसे बढ़िया डेफिनेशन किसने दी है, सबसे पहली बार इंटरनेशनल लॉ शब्द क्वाइन किसने किया, और कौन फादर वगैरह बोले जाते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ कौन बोला जाता है, फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ कौन बोला जाता है। कुछ एक किताबों को लेकर के भी सवाल आए हैं। तो अगर आपके पास एनवी परांजपे हो तो उसमें शुरुआत में कुछ किताबों के विषय में दिया हुआ है। जो बड़े इंटरनेशनल जूरिस्ट थे, जो जाने माने जूरिस्ट थे, उन्होंने जो किताबें लिखी हैं इंटरनेशनल लॉ पे या इंटरनेशनल मॉरलिटी पे, अगर इसको इंटरनेशनल मॉरलिटी बोलते हैं तो उन सारी किताबों के भी सवाल आए। तो यूएन चार्टर को खूब कायदे से पढ़ लीजिएगा, जो आर्टिकल्स हैं उसके किस आर्टिकल में क्या व्यवस्था है, यूएन को कायदे से पढ़ लीजिएगा। और जो ऐसे कुछ कंसेप्ट हैं, कैसे मेंबरशिप उसकी एक्वायर की जाती है, कैसे मेंबरशिप उसकी रद्द होती है, सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर के सवाल, और इंडिया की भूमिका अगर कहीं भी आपको लगी हो, इंडिया की सिक्योरिटी काउंसिल में भूमिका, या इंडिया की हाल में जनरल असेंबली में कोई भूमिका बड़ी रही हो, ट्रस्टीशिप काउंसिल में कोई भूमिका रही हो, या WHO के किसी बड़े मसले में अगर इंडिया की कोई भूमिका रही हो, या इंडिया के किसी व्यक्ति का कहीं पे अपॉइंटमेंट हुआ है, तो वो अपॉइंटमेंट, नॉमिनेशन, ऐसी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। बाकी इंटरनेशनल लॉ में आपको इंटरनेशनल अफेयर्स बहुत नहीं पूछे जाने हैं। जो इंटरनेशनल जो लॉ के जो कंसेप्ट हैं जो आपके सिलेबस में रहते हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये इंटरनेशनल लॉ पे मुझे लगता है पर्याप्त हो जाएगा। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो सवाल इन्हीं सब पॉइंट्स के आसपास आएंगे। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी LLM के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को जो प्रवेश पाना चाहते हैं। और मैं फिर से कहूँगा, इंटरनेशनल लॉ और जो ऐसे विषय हैं, जूरिस्प्रूडेंस जैसा विषय है, ये आपको मार्जिन दिलाएगा, ये आपको रैंक दिलवाएगा। बाकी पास करने के लिए तो जूरिस्प्रूडेंस और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, और जो आपके जो परंपरागत विषय हैं जो आप पढ़ करके आ रहे होंगे वो आपके लिए पर्याप्त हो जाएंगे। लेकिन मेरिट आपकी जो बननी है वो इंटरनेशनल लॉ से बननी है। तो खूब ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। खूब मेहनत करिए और रैंक 1 के लिए प्रयास करिए, टॉप करने के लिए प्रयास करिए। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ। प्रयास करूँगा जल्दी एक वीडियो जूरिस्प्रूडेंस पर लेकर के आऊँ, और एक वीडियो में जो कुछ और बचे हुए लॉज हैं, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हैं, उनको लेकर के आते हैं। तो ढेर सारी शुभकामनाएं, जुड़े रहिए हमारे साथ। सादर प्रणाम।